सो वेलकम बैक। सो हमने जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे RLC सीरीज सर्किट की, RLC सीरीज सर्किट, और उसमें हमारे पास फाइनली दो रिजल्ट्स आए थे। पहला रिजल्ट दैट इम्पीडेंस के लिए था, जो कि Z इक्वल्स टू रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर से दिया जाता था। और दूसरा रिजल्ट फेज एंगल के लिए आ रहा था, जिसको आपने tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC ओवर R, इस रिलेशन से आपने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। साथ में फेजर डायग्राम जो लास्ट वीडियो में था वो यही था, और इस फेजर डायग्राम में देख करके एक बात हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, वो क्या कि EMF इज लीडिंग द करंट, EMF इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल फाई। EMF जो है करंट से फाई एंगल से आगे चल रही है। ठीक है, और फाई एंगल कितना होगा, वो इतना होगा। सो फ्रॉम जो हमने पीछे इक्वेशन दी थी शायद आपको, या कह सकते हैं फ्रॉम फेजर, तो फ्रॉम फेजर इन RLC सीरीज सर्किट, EMF और वोल्टेज क्या दीजिए, वोल्टेज लीड्स द करंट, लीड्स द करंट बाय a phase angle phi। ठीक है, फाई फेज एंगल से हमारा जो EMF है वो करंट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये चीज़ हमने यहाँ फेजर डायग्राम के थ्रू समझी। और अब आपसे कोई कहता है कि भाई RLC सीरीज सर्किट आपके पास है, और जिसके अंदर एक बात हमको पहले से मान के चलनी पड़ेगी कि VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन EMF लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाई। ठीक है, और फाई की वैल्यू XL माइनस XC ओवर R से दी जा सकती है। तो दिस इज द फाइनल आउटकम। अब मैं आपसे कह दूं भाई मैथमेटिकली फिर EMF को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। EMF लीड कर रहा है, ठीक है, करंट से बाय फेज एंगल फाई। तो अगर आपने करंट को I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है, तो EMF को E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस सिचुएशन ऑफ RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, अब देखो यही नहीं, देयर आर फ्यू केसेस ऑल्सो, इसमें कुछ केसेस भी हैं। केसेस कैसे कि अगर सर्किट में सिचुएशन ऐसी बन जाए कि VL और VC मीन्स XL और XC, क्योंकि V होता क्या है, V इक्वल्स टू I नॉट इंटू XL। ठीक है, VC क्या है, I नॉट इंटू XC। तो हम कह सकते हैं XL और XC अगर आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, सो नाउ द केस फर्स्ट, सो केस फर्स्ट, इफ XL इज इक्वल्स टू XC, और देखिए जब XL और XC बराबर होंगे तो इक्वेशन हमारे सामने, तो इम्पीडेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, Z बिकम्स इक्वल्स टू R। ठीक है, और फाई कितना हो जाएगा, फाई बिकम 0। और ये सिचुएशन किसकी आ गई, ये सिचुएशन आ गई ऐसे सर्किट की जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस होता था, और ऐसे सर्किट को हम बोल देते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट। सच सर्किट इज कॉल्ड, सच सर्किट इज कॉल्ड नॉन इंडक्टिव सर्किट। ऐसे सर्किट को हम क्या बोल देते हैं, नॉन इंडक्टिव सर्किट, जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर के होते हुए भी उनका कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, सर्किट में लगे हुए हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। जैसे हमने फिगर में देखा था, एक ऊपर है, अगर जितना बड़ा वेक्टर ऊपर है उतना ही बड़ा वेक्टर नीचे होगा, तो नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये सिचुएशन वो हो जाएगी जो केवल रेजिस्टेंस के केस में होती है, व्हेन द AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। अब जरा दूसरा केस देखते हैं इसका, तो केस सेकेंड।
तो केस सेकेंड। देखिए सेकेंड केस में क्या है, अगर XL XC से बड़ा हो, XL इज ग्रेटर देन XC, सो इफ XL इज ग्रेटर देन XL XC से बड़ा हो। तो देखो जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला क्या था, tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब phi क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, phi बिकम्स पॉजिटिव। और जब phi पॉजिटिव होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल phi। सो इन दैट सिचुएशन voltage leads the current, ठीक है, फाई एंगल से लीड कर रही है, और वोल्टेज जब लीड करती है मींस करंट लैग करता है, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि इंडक्टेंस का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है, और जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा है उसी को हमने कह दिया कि इंडक्टर का प्रभाव ज़्यादा है, तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। अगर कैपेसिटर का प्रभाव ज़्यादा होता तो क्या बोलते थे, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो ये सर्किट कहलाएगा हमारा इंडक्टर, और इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। नाउ द लास्ट केस, केस थर्ड। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर VC बड़ा हो VL छोटा हो, लास्ट केस यही सिचुएशन बचती है, इफ XL इज लेस देन XC, यानी XC बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, tan phi नेगेटिव हो गया, और इसका मतलब phi भी नेगेटिव हो गया, और phi भी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज लेग्स द करंट बाय फेज एंगल phi। So voltage lags the current, और ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज करंट से पीछे चलती है, और या फिर कह दीजिए करंट वोल्टेज से आगे चलता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये हमारे तीनों केसेस हो गए। अब एक बात और कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। हमने RLC सीरीज सर्किट पढ़ा, और कोई भी काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइजेशन जरूर दिखाई देना चाहिए, तभी उसे करने में मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। और अगर हमें लगे कि हम ये पढ़े चले जा रहे हैं और इसका कहाँ रोल होगा, कहाँ यूज़ होगा, ठीक है, तो ना तो इसको समझने में मन लगेगा और ना ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका कहीं एप्लीकेशन भी देखें कि भाई इस तरीके के सर्किट जो RLC सीरीज सर्किट है, इन सर्किट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। और माय डियर ये समझ लीजिए, जो पुराने समय में जो ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करते थे, या आज भी कई जगह आपको मिलेंगे, या टेलीविज़न के अंदर जो ट्यूनिंग होती है, चैनल्स की सर्चिंग होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पर, वो सब RLC सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंगली होती है। यानी RLC सीरीज सर्किट में अगर एक टर्म आएगा रेजोनेंस, वो रेजोनेंस कंडीशन ढूंढ ली जाए। कब होती है, जब होती है जब सर्किट एडमिट्स द मैक्सिमम करंट, जब सर्किट मैक्सिमम करंट उसके अंदर से पास हो, तो वो कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। और जब रेजोनेंस कंडीशन की सिचुएशन में जो हमको जो सिग्नल स्ट्रेंथ, जो साउंड क्वालिटी मिलती है, पिक्चर क्वालिटी मिलती है, वो बेस्ट मिलती है। यानी कैसे हुआ, सर्किट में इंडक्टर ने और कैपेसिटर ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया, आपने जब ट्यून किया कि एक घट रहा था दूसरा बढ़ रहा था, एक सिचुएशन आ गई कि दोनों बराबर हो गए, और उस समय मैक्सिमम सर्किट से करंट पास होने लगा, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस लीस्ट हो गया। और इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में हमको जो कहते हैं ना, ट्यूनिंग किया आपने, ट्रांजिस्टर को ट्यून किया, टेलीविज़न को ट्यून किया, उसके बाद में आजकल तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन पहले ट्यून करना पड़ता था।
तो वहाँ पर RLC सर्किट का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये बेकार की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक तरीका और है इसको याद रखने का कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, tan phi को हम कैसे लिखेंगे। यू हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, और वो तरीका जो है, वो मेथड जो है, उस मेथड को हम पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंडर जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो देखो ये होता क्या है इम्पीडेंस ट्राइंगल, जरा ये भी देख लेते हैं। सो इम्पीडेंस ट्राइंगल कुछ नहीं, दिस इज सिंपली द मेथड टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। सो इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। इसके लिए जैसे कि नाम बता रहा है, तो हमको एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, जिसमें जिस ट्राइंगल के अंदर आपने R, दिस इज XL माइनस XE एंड दिस इज Z, दिस एंगल इज phi, दिस एंगल इज 90। इसको सपोज कीजिए A B C नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल को इम्पीडेंस ट्राइंगल बोल दिया गया है। कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर, केवल क्या है, ये फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका है, तरीका मात्र शॉर्टकट है, जिससे आप दिमाग में रख सकते हैं इसको। क्योंकि अभी तो थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है, जब पूरी किताब पढ़ लोगे तो दिमाग में इतने फार्मूले आ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा फार्मूला क्या था। तो हमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम उन फार्मूले जो हैं उनको मेमोराइज भी कर सकें, उनको थोड़ा ध्यान भी रख सकें कि भाई क्या ये फार्मूले कैसे याद किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस ट्राइंगल बड़ी आसानी के साथ हमको पहले तो Z दे देता है। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं Z निकालता हूँ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, यू हैव द इम्पीडेंस। Z किसका सिंबल है, इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस का मतलब क्या है, कोई आपसे कहता है भाई कि इम्पीडेंस क्या है, ये इम्पीडेंस बार बार बोले चले जा रहे हैं। इम्पीडेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट। जैसे कि रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, किसी भी इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वैसे ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मीन्स RLC सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस होता है। तो इम्पीडेंस भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, लेकिन RLC सीरीज सर्किट का, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ ये आ गई। दूसरा क्या है, अगर इसी ट्राइंगल में मैं tan phi लगा दूँ, सो ऑल्सो tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC ओवर, तो BC कितना हो गया और AB कितना हो गया R, ये भी हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस ट्राइंगल हमको डायरेक्ट रिजल्ट्स दे देता है कि भाई हमारा सर्किट का इम्पीडेंस कितना है और सर्किट के लिए जो फेज एंगल है वो कितना होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। नाउ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेजोनेंस सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसे RLC सीरीज सर्किट जिसमें मैक्सिमम करंट सर्किट एडमिट करे, जिसमें सर्किट किसी खास फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट अपने अंदर से पास होने दे। ऐसे सर्किट्स को, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम
रेजोनेंस सर्किट बोल देते हैं या सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट कोई नई चीज़ नहीं है, ये RLC सीरीज सर्किट का ही हिस्सा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, किस कंडीशन में सर्किट मैक्सिमम करंट एडमिट करेगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है इम्पीडेंस का उसे लिख देते हैं एज Z इक्वल्स टू रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, इम्पीडेंस का। अब XL क्या होता है हमारा, ओमेगा L होता है। XC क्या होता है, 1/ωc होता है। जरा लगा देते हैं वैल्यू, तो यहाँ से Z कितना आ जाएगा, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपको मिल गया। एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी काम की हमें यूज़ करनी है अभी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर लो फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जरा देखते हैं। तो एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, जब फ्रीक्वेंसी कम होंगी तो जो ओमेगा एल है, XL जिसको हम बोलते हैं ओमेगा L, ये क्या होगा, लो होगा, वेरी लो। और XC जो कि 1/ωc होता है, ये क्या होगा, वेरी हाई। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लो होंगी तो ओमेगा L लो हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल में, इसलिए ये हाई हो जाएगा। तो एक टर्म आपका बहुत छोटा होगा, एक टर्म आपका बहुत हाई हो गया। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएं, ये तो लो फ्रीक्वेंसीज की बात हो गई। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो भाई XL बढ़ने लगेगा और XC घटने लगेगा। ठीक है, तो XL स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड XC स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। XL बढ़ना शुरू करेगा, XC घटना शुरू करेगा। और भाई साहब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बढ़ता गया, ये घटता गया और एक सिचुएशन आ गई, दोनों आपस में बराबर हो गए। होगा नहीं होगा भाई, कोई चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी दोनों चीज़ें एक लेवल पे आ गई, बराबर हो गई। और ठीक है, सो हम कह सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू आर बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, XL बिकम्स इक्वल्स टू XC। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर XL और XC बराबर हो जाते हैं उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो XL इक्वल्स टू XC। अब जरा देखिए XL और XC को जब हम बराबर रखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने होता है। क्या होगा देखिए जरा, जब XL और XC बराबर हो जाते हैं सो यू हैव XC, XL कितना है और XC कितना है, और यहाँ मैं R लगा देता हूँ क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन की बात है कि रेजोनेंस कंडीशन में जब XL और XC बराबर होते हैं तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, जिस कंडीशन में ऐसा हो रहा है। और इसको यहाँ से ओमेगा R निकाला जाए तो 1/LC, और ओमेगा R की वैल्यू 2π न्यू होती है 1/LC, सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसा करते हैं कि √LC और यहाँ पे ओमेगा R लिख देते हैं, और ओमेगा R को अब 2π न्यू भी लिख सकते हैं, 2π न्यू R इज इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, और फर्दर अगर हम इसको देखें तो यहाँ से न्यू R कितना आ जाएगा, 1/2π√LC। ठीक है, ये रिलेशन हमको किसके लिए मिल गया, फ्रीक्वेंसी के लिए मिल गया
कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, XL और XC बराबर हो जाएंगे और हमें रेजोनेंस कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, और अंडर दिस कंडीशन याद रखिएगा, जब ये चीज़ें बराबर होंगी तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अंडर दिस कंडीशन, सो इफ XL इज इक्वल्स टू XC देन Z बिकम्स इक्वल्स टू R। ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, लीस्ट रेजिस्टेंस हो गया, लीस्ट रेजिस्टेंस। और जब सर्किट का रेजिस्टेंस लीस्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, अलाउ मैक्सिमम करंट passes through the circuit, that is I naught. So in that situation the maximum current will flow through the circuit। ठीक है, और इसी सिचुएशन को, ऐसे सर्किट को हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर सकता है सर्किट से वो कितना कर सकता है, दैट विल बी इक्वल्स टू I naught, E naught over Z और E naught over the value of maximum current which will flow through in the condition of resonance।